ये कहानी दिव्या और मनीष की है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और थोड़े समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। मनीष एक अच्छे और बड़े घर से होता है, वहीं दूसरी तरफ दिव्या एक मिडिल क्लास फैमिली से होती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक काम करना है, अपना और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। यार घर गंदा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतना पेन ना लो, ये सही नहीं है। अच्छा, तो सब घर के काम कौन करेगा अगर मैं आराम करूंगी तो? वैसे भी क्या है ना, लोग कहते हैं कि ऐसे में काम करते रहना चाहिए। अरे मैं हूं ना, किस काम के लिए, यही तो हूँ। तुम होने वाले बच्चे पर और खुद पर ध्यान दो प्लीज। तुम करोगे साफ सफाई? तुमको आता भी है, बड़े बाप के बेटे हो। ऐसा करते हैं, नौकर रख लेते हैं। अरे नहीं, ये अपना घर है। माँ कहती है कि घर मंदिर की तरह होता है। कैसे कोई अपना मंदिर किसी और के हाथ में दे सकता है? हाँ, बाकी कभी किया नहीं है, लेकिन तुम हो ना, तुम मुझे बताओगी। आज के लिए मैं तुम्हारा स्टूडेंट और तुम मेरी टीचर। चलो मुझे सिखाओ कि साफ सफाई कैसे करते हैं। तो शुरू करें मैडम? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी तुम्हारी सफाई देखूँ तो। पहला काम है घर के सारे जाले साफ करना। चलो शुरू हो जाओ। ठीक है, अभी करता हूँ। एक दिन तुम कहोगी कि वाह, क्या चमका कर रख दिया है घर को। हाँ। ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चल रही होती है। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा सुख ही सुख नहीं रहता। फिर एक दिन। क्या हुआ? तुम आजकल बहुत बुझी बुझी सी रहती हो। तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? अपना ख्याल रखा करो प्लीज़। हाँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और ये तुम ना बार बार मेरी फिक्र करने का नाटक बंद करो। जब देखो तो पता नहीं क्या क्या उम्मीद पाल रखी है मुझसे। बीवी इतना बोलकर चली जाती है। न जाने क्यों इतना चिपके रहते हैं, अपनी भी तो खुद की लाइफ होती है। कहते हैं ना, ज्यादा घी भी नहीं पचता। तो यहाँ भी यही हाल हो रहा था। बीवी को पति का प्यार और उसकी इतनी केयर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बच्चा होने के बाद उनकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बदल जाती है। बीवी पति से नाराज नाराज से रहने लगती है और उससे दूर रहने लगती है। लेकिन एक दिन। तुम्हें क्या हो गया है? जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम बात ही बदल देती हो। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, या कोई और बात है? प्लीज़ बताओ मुझे। क्या बताओ, तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा? मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और ये तुम्हारा झूठ मूठ का दिखावा कि तुम मेरी परवाह करते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी सच में परवाह करता हूँ। और तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, अब ऐसा क्या हो गया? आई रियली केयर फॉर यू। अरे तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम एक अमीर घर में जो पैदा हुए हो, तुम हम जैसे गरीब घर के लोगों की परेशानी नहीं समझ पाओगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं जनाब, इसलिए ताकि एक दिन मैं तुमको बर्बाद कर सकूं। लेकिन ऐसा क्यों? जिंदगी में ऐसा क्यों होता है कि किसी इंसान को सब कुछ मिले और किसी को कुछ भी नहीं? सबको सब कुछ बराबर मिलना चाहिए ना। इसलिए जिस तरह मैंने दुख देखा है गरीबी का, उस तरह तुम भी देखोगे। इसलिए मैं आज कहती हूँ कि मेरे घर से निकल जाओ। अब इस घर में मेरे घर वाले रहेंगे। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम कब इतनी बदल गई? मैं उन लोगों के लिए घर ले देता हूं ना। क्यों, भिखारी हैं क्या हम? वैसे भी मेरे माँ बाप को मैंने वादा किया था कि उन लोगों को ऐसे गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीने दूंगी। अब ये घर मेरा है, मेरे माँ पापा रहेंगे यहाँ। बीवी की ये बात सुनकर पति का दिल टूट जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। बीवी अपने माँ बाप को अपने घर ले आती है। माँ पापा, बहुत जी ली आपने वो गरीबों वाली जिंदगी, अब आपकी बारी है अमीरों वाली जिंदगी जीने की। लेकिन बेटा, इसके लिए जमाई जी को घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी। उनको भी रहने देती। आखिर वो मुन्ने के बिना कैसे रहेंगे? मुन्ने के लिए भी तो पापा जरूरी है ना। क्यों नहीं रहेंगे? जैसे हम रह रहे थे पैसे के बिना। मुन्ना वुन्ना तो होता रहता है। और हाँ माँ, मैं नहीं भूली वो वक्त जब उसकी फैमिली ने मिलकर आप सब लोगों की बेइज्जती की थी और ये बस चुपचाप खड़ा था। मैं भी देखती हूँ आज ये लोग अपने बेटे को गरीब बेबस देखकर कैसा महसूस करते हैं।
इनको भी तो पता चले एक गरीब की जिंदगी कैसी होती है। लेकिन बेटा, उसने फिर भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुझसे शादी की, क्या ये तुझे याद नहीं? नहीं नहीं बेटा, एक सच्चे इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। पापा, आप दोनों को क्या हो गया है? आप दोनों उसकी साइड क्यों ले रहे हो? अब उसकी बात करना बंद करो और आराम से यहां रहो। वैसे भी जिसके साथ जो होना चाहिए वही होता है। कुछ दिनों बाद, माँ ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आप किसी छोटे से घर में नहीं बल्कि इस बंगलों में रहती हैं। पता है, आज आपकी वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। क्या? मैंने तुझे शर्मिंदा किया? बेटा, ये मैं नहीं हूं जो तू मुझे बनाना चाहती है। मतलब? अरे माँ, कैसी बात कर रही है? और पापा, आपसे कितनी बार कहा है कि ये सारे काम नौकरों के हैं, ना कि आपके। तो आप बार बार क्यों करने लगते हो? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप दोनों को ये सारी बातें समझ में क्यों नहीं आती। आपको मैं झोपड़ी से उठाकर यहाँ तो ले आई, लेकिन आपके काम और आदतें वही लोअर मिडिल क्लास लोगों वाली। क्योंकि बेटा, हम वही है। आदमी चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, आना तो उसे ज़मीन पर ही होता है। नहीं बेटा, ये जिंदगी हमें रास नहीं आ रही है। भिखारी हो तुम लोग, और पूरी जिंदगी भिखारी ही रहना। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, समझे? न जाने कैसे भिखारी घर में पैदा हो गई मैं। क्या बोल रही है बेटा? न माँ पिता की इज्जत, न पति से प्यार। अरे बेटा, तू उनकी बात कर रही थी, लेकिन आज तू खुद को देख, तू भी उनसे कम नहीं है। कल उन लोगों को हम पर शर्म आती थी, आज तुझे भी आ रही है अपने गरीब माँ बाप पे शर्म। तू अमीर होकर बिल्कुल उन अमीरों जैसी बन गई, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुझे ही मुबारक हो तेरे ये पैसे। हम गरीब हैं लेकिन मजबूर नहीं। अच्छा हुआ दामाद जी पहले ही चले गए, नहीं तो वो तुम्हारा ये रूप देखकर पछताते कि उन्होंने किस लड़की से प्यार किया। अरे तुमने उस लड़के को ही नहीं छोड़ा जिसने दिन रात तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें सहारा दिया। तुमने ऐसे लड़के को इतने दुख दिए अपने बदले के लिए। तुमने यह भी नहीं सोचा कि कैसा लगा होगा उसे, कितना दिल दुखेगा उसका। हम नहीं चाहते हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना बोलकर माँ बाप चले जाते हैं और अब दिव्या को अपनी गलती का एहसास होता है। भुलक्कड़ बहू, आधा काम करने वाली बहू। हे भगवान, दूध उबल कर बह गया, लेकिन इसे होश नहीं है। क्या होगा इस घर का अगर मैं यहाँ ना रहूं? पूरे घर में आग लग जाती। मीरा की आवाज सुन शिल्पा रसोई में आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? अरे मैं पागल हूं ना जो चिल्लाती रहती हूँ। इस घर में आग भी लग जाए तो किसी को भनक नहीं लगती। ये दूध चढ़ाकर भूल गई ना तुम? पूरा दूध बह गया, गैस बर्बाद हुई, सो अलग। ओहो, बस इतनी सी बात। क्या आप भी मम्मी जी, अभी साफ कर देती हूँ मैं। जहां मीरा शिल्पा की लापरवाही से परेशान हो चुकी है, वहीं शिल्पा पर तो कोई असर ही नहीं होता। एक रोज मीरा शिल्पा से कहती है, बहू, मेरी दवाई खत्म हो गई है और मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू जाकर दवाई ला दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, मैं नहीं करूँगी आपका काम तो कौन करेगा। मीरा दवाई का पत्ता शिल्पा को देती है और कहती है, ये ले एक पत्ता, ये दवाई लेकर आना। हाँ। शिल्पा दवाई की दुकान में जाती है और दवाई ले लेती है। इस खाली पत्ते का क्या काम, इसे फेंक देती हूँ। मम्मी जी बिना दवाई का पत्ता रख लेती हैं। शिल्पा भरा हुआ पत्ता फेंक देती है और खाली पत्ता लेकर घर वापस आ जाती है। ये लीजिए आपकी दवाई। आज पहली बार तूने कोई काम पूरा किया है, वरना हर बार कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती है। मीरा जैसे ही पत्ता देखती है, उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो चिल्लाती हुई कहती है, वही मैं सोचूं, तो कभी कोई काम पूरा कर ही नहीं सकती, तो आज कैसे कर दिया? यह दवाई का पत्ता खाऊं क्या? मम्मी जी, एक गलती हो गई, फिर ला दूं? अरे रहने दे, माफ कर तू मुझे। यूं ही दिन बीतने लगते हैं। मीरा शिल्पा से परेशान होकर बैठी रहती है। तभी उसकी पड़ोसन आकर कहती है,
क्यों रे मीरा, इतना मुंह लटका के क्यों बैठी है? अरे क्या करूं, मैं अपनी बहू से दुखी हो गई हूँ। मजाल है कोई भी काम ढंग से कर दे, एक काम को और 4-4 बार करना पड़ता है। अरे करने की बजाय बढ़ा देती है उसे। अच्छा, कम से कम काम तो करती है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बहू तेरी इतनी खरी खोटी सुनती है। कईयों की बहुएं तो कुछ करती भी नहीं और उल्टा सास को ही सुना देती है। ये दुखी नहीं, खुश होने की बात है। अब चल थोड़ा घूम कर आते हैं। सीता की बातें मीरा के दिमाग में घूमने लगती है और मन ही मन वो कहती है, ये सीता भी कुछ भी कहती रहती है। इसकी बहू अच्छी है ना, तो ये बातें उसके मुंह से निकल रही है। एक रोज मीरा और शिल्पा मॉल जाते हैं। मम्मी जी, यहाँ बहुत ऑफर चल रहे हैं, एक से एक चीजें मिल रही है, जल्दी चलिए ना। अरे चल तो रही हूँ, दौड़ने लगूं क्या अब? शिल्पा और मीरा बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। बहू, इस ऑफर में मेरा वाला परफ्यूम नहीं है क्या? कल पार्टी में कैसे जाएंगे हम? चल परफ्यूम लेते हैं। पहले तू यहाँ की बिलिंग करवा के आ, मैं सामने वाली दुकान में जा रही हूँ। जी मम्मी जी। शिल्पा सामान की बिलिंग करवा लेती है और उसे पैसे दे देती है, लेकिन सामान नहीं लेती। मीरा परफ्यूम खरीद लेती है और दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर जब मीरा बाकी का सामान देखने लगती है तो सामान नहीं मिलता। बहू, लगता है सामान गाड़ी में ही रह गया है। नहीं मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था हिसाब करवा ले, ये थोड़ी ना कहा था कि सामान घर ले आना, तो मैंने वहीं छोड़ दिया। हे राम, अब क्या ये भी मुझे बोलना पड़ेगा? अरे जब घर लाना नहीं था तो खरीदते क्यों? कितना नुकसान कर दिया। जाओ वापस लेकर आ। अरे अब क्या खाना खाकर हाथ धोना है, यह भी मुझे बताना होगा। क्या आप भी मम्मी जी। शिल्पा वापस मॉल जाकर सामान लेकर आती है। जितना ऑफर मिला नहीं, उससे ज्यादा का तो पेट्रोल लगा दिया तुमने बहू। कब जाके सुधरेगी तू? कहाँ मैंने सोचा था कि अब मेरी भी बहू आ गई है, मैं भी आराम करूंगी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरे नसीब में आराम है ही नहीं। मम्मी जी, फिर भी 10 रुपए का फायदा ही हुआ है। कुछ दिनों के बाद शिल्पा स्नान घर में साबुन गिराकर किचन में चली जाती है और मीरा को बताना भूल जाती है। मीरा नहाने के लिए जाती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बहू, बहू मुझे उठा, मेरी कमर टूट गई। आय, आय, आय। मीरा के कई बार आवाज देने पर भी शिल्पा को सुनाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद शिल्पा स्नान घर में आती है। मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लेटना ही था तो बेड पर लेट जाती, यहाँ लेटने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ लेटने नहीं आई हूँ, गिर गई हूँ मैं, उठा मुझे। ओ सॉरी मम्मी जी। अब मुझे उठाएगी भी या मुंह देखती रहेगी मेरा? उठाती हूँ, अभी उठाती हूँ। शिल्पा मीरा को तुरंत उठाती है और बेड पर लिटा देती है। मम्मी जी चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है, 10 मिनट में आप खड़ी हो जाएंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। थोड़ी देर बाद मीरा उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। वो जोर जोर से दर्द के मारे रोने लगती है। मैं उठ नहीं पा रही हूँ बहू, कहीं मेरी कमर टूट तो नहीं गई? क्या मम्मी जी, इतने में कुछ थोड़ी ना होता है, अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। शिल्पा डॉक्टर को घर बुलाती है और डॉक्टर कहते हैं, इन्हें एडमिट करना होगा, इनकी कमर की हड्डी टूट गई है। ये सुनकर शिल्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और मीरा से माफी मांगने लगती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी छोटी सी भूल ने आपका ये हाल कर दिया। अब मैं अपने काम में कभी लापरवाही नहीं करूंगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। शिल्पा मीरा को तुरंत एडमिट करवाती है और उनका सक्सेसफुली ऑपरेशन भी हो जाता है। शिल्पा दिन रात मीरा की सेवा करती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सीता सही कहती थी, तेरे जैसी बहू मुझे मिल ही नहीं सकती। तूने अपने आप को सुधार लिया, अब तो मेरा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अपने ऑफिस से आने के बाद रात को करण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी बड़बड़ाते हुए अनीता उसके कमरे में आती है। बताओ, ये तो हाल है, फिर कहते हैं बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। अरे क्या हो गया अनीता, किसको किसने निकाल दिया?
वो मेरी फ्रेंड नहीं है क्या प्रिया? अरे भई उसकी सास उसे छोड़ती तक नहीं अकेले, फिर कहती है बच्चे नहीं हो रहे। हद है यार कसम से। उसकी शादी को तो 3 साल हो गया ना। अंकल आंटी तो शायद अभी आए हैं 2 दिन पहले। बस यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। तुम लोगों को बस 2 दिन दिख रहे हैं, पर इन 2 दिन में प्रिया के सर पर कितना काम आ गया वो किसी को नहीं दिख रहा। समझ में आता है तुम्हें? जब सास ससुर साथ में रहने आ जाते हैं तो कितना प्रेशर पड़ जाता है दिमाग पर। ये करो वो करो। पहले तो बेचारी अपने पति के साथ हॉट पैंट में रह सकती थी, अब ससुर के सामने उसे ट्राउजर पहनना पड़ता है। आधी जान तो उसकी गर्मी के कारण चली जाती है। ऊपर से सासू माँ को सुबह 7 बजे चाय चाहिए। ससुर जी को एसी से प्रॉब्लम होने लगती है। बेचारी हॉल में एसी ऑन करके बैठ तक नहीं सकती। इन लोगों को खुद बुद्धि होनी चाहिए ना। अपनी शादी हो गई, अपना हनीमून पीरियड बिता लिया, तो भाई थोड़ा तीरथ विरत करो। अपने बेटे बहू को परेशान करने आ जाते हो। अच्छा अच्छा, प्रिया के घर का टेंशन तुम यहाँ क्यों ला रही हो हमारे बेडरूम में जानम? हम तो यहाँ अकेले रहते हैं ना। डोंट वरी, आराम से सो जाओ चलो। और अनीता करण के बाजू में सो जाती है। अगली सुबह जब अनीता की आंख खुलती है तो वो देखती है करण पहले ही ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका है। तुम्हारी कॉफी बनाकर किचन में रख दी है मैंने। ब्रेकफास्ट का मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैंने आलू उबाल दिए, बाकी तुम देख लेना। मैं निकलता हूँ, आई एम गेटिंग लेट। तुम्हें जल्दी ऑफिस निकलना था तो मुझे बताना चाहिए था ना बेबी। मैं जरा जल्दी उठ जाती। नहीं नहीं, मेरी भी गलती है, रात को मैं कैसे बोले जा रही थी, तुम्हें मैंने बोल नहीं कहा दिया। ऑफिस तो अपने टाइम पर ही है ना, जल्दी नहीं है। वो क्या है ना अनीता, सुबह मम्मी का कॉल आया था, वो आने वाली है तो उन्हें लेने जाना है, इसलिए 1 घंटे पहले ऑफिस निकल कर जा रहा हूँ ताकि आते वक्त जल्दी ऑफ ले सकूं। क्या? मम्मी क्यों आ रही है यार? अभी 6 महीने नहीं हुए उन्हें गए, फिर आ रही है। भैया है, दीदी है, उसके बाद भी हमारी याद आ जाती है सबको। है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त तो किसी ने नहीं पूछा भाई अनीता कहाँ है, जिंदा है कि मर गई। और अब देखो अनीता के घर जाना है। क्या लड्डू पेड़े बट रहे गए यहाँ पर? कितनी मुश्किल से तो हमारा खुद का गुजारा होता है। ये क्या बोले जा रही हो अनीता तुम? जरा सोच समझ कर तो बोला करो। मम्मी अगर यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 रोटियां खा लेगी तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमसे नहीं हो रहा तो रहने दो, मैं उनका खाना बना दूंगा। तुम ना जानबूझकर सारी बात खाने पे ले आते हो ताकि सबके सामने मैं बुरी दिखूं। नहीं साथ रहना तो वैसे बोल दो, मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? पूरे परिवार वालों ने पागल कर रखा है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी। पर यहाँ देखो, अलग होने के बाद भी उनको हमारे सीने पर आकर बैठना है। खुद का शरीर मेरा उठता नहीं और ऊपर से मम्मी भी आकर बैठ जाएगी। पापा जी भी आ रहे हैं क्या? तुम ना हद हो सच में, जा रहा हूं मैं। और गुस्से में करण भूखे ही ऑफिस चला जाता है। पर यहाँ भी अनीता को शांति नहीं होती, वो बार बार करण को फोन करती रहती है। गुस्से से करण फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। परेशान होकर अनीता प्रिया को कॉल कर अपने घर बुला लेती है। और बता, सब खैरियत? अरे क्या बोलूं यार प्रिया, काहे की खैरियत? मेरी सास आने वाली है। कुछ होता नहीं है इन लोगों को, मुंह उठाकर चले आते। अरे इतने सारे बच्चे पैदा किया है आपने तो करण ही क्यों? क्यों हमारा ही घर दिखता है सबको आने के लिए? जब देखो कोई ना कोई आकर पधार जाता है। पर खराबी ना मेरे ससुराल वालों में नहीं है, मेरे पति में है। यही किसी काम का नहीं है। यही बात मेरी सास मेरी जेठानी से भी तो बोल सकती थी, पर ना, वो जानती थी कि वहां दाल नहीं गलेगी। ले देकर एक अनीता है तो बस चल दो उसके घर। मेरी जेठानी तो मेरी सास को रखती भी नहीं है। ऊपर से मेरे जेठ जी भी ना तुरंत मना कर देते, नहीं 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 मम्मी हमारे घर मत आइए, हमें कहीं बाहर जाना है। पर मेरे पति को इतनी अकल कहाँ है? झूठ मूठ कह देता कि हम कहीं गए हुए हैं। बोल दिया होगा, हाँ हाँ मम्मी आ जाइए, आपका ही घर है। दिमाग का दही। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे भाई, ट्रेन तो शाम में आने वाली थी, लगता है ये लोग अभी आ गए। मैं तो अपना सामान बांध रही हूँ यार प्रिया, जैसे मम्मी जी चली जाएंगी मैं भी वापस आ जाऊंगी। जैसे ही अनीता दरवाजा खोलती है वो देखती है कि दरवाजे पर करण खड़ा है। करण पूरे घर में इधर उधर अपनी फाइल ढूंढना शुरू कर देता है। आराम से जीजाजी बेड पे जाइए। अरे अनीता, सुबह जीजाजी ने नाश्ता नहीं किया था, टिफिन भी नहीं लेकर गए थे, खाना तो खिला दो इन्हें। नाश्ता परोसने तो इनकी मम्मी आ रही है ना, वही खिलाएंगे अपने सुपुत्र को खाना। अच्छा की उम्मीद मुझसे अब इस घर में कोई ना करे भाई। और फोन बंद करके तुमने जो ये ड्रामा किया है ना, ये ड्रामा कहीं और जाकर करना, समझ में आया? मेरे सामने मत करना।
2 मिनट लगेगा मुझे घर छोड़ने में। फिर वही। फिर तुम कहते हो कि मैं उलझुल बातें करती हूँ। इतने दिन तो तुम ठीक रहते हो, जैसे ही मम्मी का कॉल आता है तुम पूरी तरह से बदल जाते हो। यानी कि वो तुम्हारे कान भरती है ना? शट अप अनीता, जस्ट शट अप। तुम्हें जो करना है करो। खाना बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, पर मुझसे बात मत करो। मम्मी को मैं लेकर आऊंगा, वो इसी घर में रहेगी। और जिसको भी प्रॉब्लम है ना, वो अपना देख ले। फिर तो तुम भी देख लो, आज मम्मी के कारण ये भी हुई ही जाए। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। मम्मी जैसे इस दरवाजे से अंदर आएगी वैसे ही मैं बाहर चली जाऊंगी, याद रखना। करण के जाते ही अनीता करण के दोस्तों को फोन लगाने लगती है। क्या हो गया भाभी? आपने ऑफिस आवर में कॉल किया, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया, प्लीज आप करण को समझाइए ना। 35 साल का हो गया है, फिर भी ना बीवी संभल रही है ना परिवार। ऐसे तो कब हम अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे जब उससे अपनी फैमिली ही नहीं छूट रही है। आप फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। बात मत कीजिए, आज रात को ऑफिस के बाद आप सब मेरे घर आ जाइए। आप सब अगर मेरे सामने रहेंगे ना तो इन पर दबदबा बना रहेगा। और रात को हाथ में बैग लिए करण जैसे ही अंदर आता है अनीता उस पर बरस पड़ती है। मम्मी आ गई है, प्लीज अब कुछ मत बोलना। कुछ दिनों की बात है, हम इन्हें नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम उन्हें ले ही आए ना, अब हटो करण, सामने से हटो, मैं बात करती हूँ मम्मी से। अरे क्यों हमारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाने आ गई है? किसी वृद्धाश्रम चली जाती। तुम्हारी मम्मी आई है अनीता। तुम्हारे भाइयों ने उन्हें निकाल दिया है अपनी वाइफ के कहने पर। क्या? मम्मी मतलब मेरी मम्मी? भागती हुई अनीता दरवाजा खुलती है और बाहर अपनी माँ को खड़ा पाती है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अनीता उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनूंगी बेटा, फिक्र मत कर। मैं चली जाती हूँ किसी वृद्धाश्रम में। बस तुम मुझे अगर एड्रेस बता देती तो अच्छा होता। वो क्या है ना, बहू ने तो मेरा फोन भी छीन लिया। बड़ी बहू के पास जाती हूँ तो कहती है मेरी प्राइवेसी जा रही है, छोटी के पास जाओ। छोटी के पास जाती हूँ तो वो कहती है बेटियां पैदा की है ना तो उनके पास जाओ। जब कोई मुझे रखने को तैयार नहीं था तो मैंने तुझे फोन किया और इत्तेफाक से फोन दामाद जी ने उठा लिया। मेरी एक सिसक पर वो मुझे स्टेशन लेने आ गए। पर शायद मैं यहाँ भी तेरी प्राइवेसी खराब कर रही हूँ। हे भगवान, मम्मी मैंने ये क्या किया? क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मेरी माँ रही है, इसलिए तुम वैसे ही बर्ताव कर रही थी जैसे तुम्हारी भाभियां तुम्हारी माँ के साथ करती है। सब बेटियों को अपनी माँ खुश चाहिए, पर कोई अपनी सास को अपने साथ नहीं रखना चाहता। ऐसा कैसे संभव है? तुम मेरी माँ को रखना नहीं चाहती थी और वहां तुम्हारी माँ को किसी ने नहीं रखना चाहा। यही किस्मत का खेल है अनीता। तुम्हें अपनी सास से प्रॉब्लम होगी पर मुझे मेरी सास से नहीं है। मम्मी, आप हमारे कमरे में सोएंगी। अब हम लोग गेस्ट रूम में कल शिफ्ट हो जाएंगे। तुमने मेरी आंखें खोल दी करण। आज अगर तुम मम्मी को लेकर नहीं आते तो न जाने मैं अपनी माँ को कभी देख भी पाती या नहीं। प्राइवेसी के नाम पर हम सब इतने अंधे हो गए हैं और ये भी भूल गए कि हमारी सास किसी की माँ भी है। अपना बेटा सौंपती है वो हमें। अगर सब बहू अपनी सास को अपना समझने लगे तो कभी कोई माँ बेघर नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ करण, मैं एक अच्छी बेटी हूँ और बेटी के साथ अब एक अच्छी बहू भी साबित होकर दिखाऊंगी। और एक ही पल में अनीता बदल जाती है और अपनी माँ के साथ साथ अपने सास ससुर को भी अपने घर पर रखना शुरू कर देती है। सुमन की शादी कमलेश के साथ होती है। कमलेश चौकीदारी का काम करता था और उसकी चौकीदारी की ड्यूटी ज्यादातर रात को ही लगती थी। कमलेश का काम था मोहल्ले में घूम घूम कर चौकीदारी करना। सारी रात मोहल्ले में घूम घूम कर चौकीदारी करते रहते हो, खुद के घर का भी ख्याल है क्या तुमको? क्या करो, काम है मेरा, इससे के तो पैसे मिलते हैं, करना ही पड़ेगा ना। मोहल्ले भर में चौकीदारी करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे खुद के घर में ही चोरी हो जाए। तो बताओ क्या करूं, काम करना छोड़ दूं, फिर घर कैसे चलेगा? सुमन को कमलेश का रात में चौकीदारी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि कमलेश जैसे ही रात की ड्यूटी करके घर आता पूरा दिन खर्राटे मार मार कर सोता। लो आ गए, अब पड़े पड़े सारा दिन सोते रहेंगे, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे ओ सुमन,
ज़रा जल्दी से खाना तो खिला दो। भाई पूरी रात ड्यूटी करके आया हूँ, नींद आ रही है। बबलू की किताबें खरीद कर लानी है, वो कौन लेकर आएगा अगर तुम सो जाओगे तो? अरे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। ये पकड़ो पैसे और किताब तुम लेकर आ जाओ। कैसा आदमी है, काम का न धाम का, दुश्मन अनाज का, सारा दिन खर्राटे मार मार कर सोता रहता है। कुछ दिनों के बाद जब कमलेश अपनी ड्यूटी करके घर आता है। जानते भी हैं, सारे शहर की चौकीदारी करते हैं आप, लेकिन कल रात को घर के बाहर रखी हुई बबलू की साइकिल चोरी हो गई। अरे इतनी हिम्मत किसकी, चौकीदार के घर के बाहर से चोरी करके चला गया। आज से पहले तो कभी इस मोहल्ले में चोरी नहीं हुई। अब चोर को थोड़ी ना पता होगा कि ये चौकीदार का घर है। तुम घर का सामान जरा अंदर रखा करो। देखो मैं रात को घर पर नहीं रुक सकता, तुम्हें ही ध्यान रखना पड़ेगा। सुमन इस बात पर कमलेश से नाराज हो जाती है। 2 दिन के बाद, रात को आंगन में कपड़े सुखाए थे, तुम्हारी 2 शर्ट गायब है, लगता है चोरी हो गई। अरे भाई ये क्या हो रहा है? आखिर हमारे घर में बार बार चोरियां क्यों हो रही है? मैं जरा मोहल्ले में पता करके आता हूँ। कमलेश का पड़ोसी कहता है। अरे कैसे हो कमलेश भैया, बहुत दिनों के बाद नजर आए। रात भर ड्यूटी करते हो और दिन में आराम, नजर ही नहीं आते। अरे भैया क्या बताएं। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या अपने मोहल्ले में आजकल चोरियां हो रही हैं? कैसी बात कर रहे हो? आज से पहले कभी यहाँ चोरी हुई है जो अब होगी? अरे सब शांति है भैया। लेकिन मेरे घर से तो आए दिन कोई ना कोई सामान गायब होता ही रहता है। अरे ये तो बहुत कमाल की बात बताई, चोर तुम्हारे घर से ही सामान क्यों चुराता है? कुछ दिन और इसी तरह से गुजर जाते हैं। कमलेश अपनी नाइट ड्यूटी करता रहता है और फिर एक दिन, अरे देखो तो, घर के बाहर से फिर से सामान गायब हो गया। मैं तो कहती हूँ आप रात की नौकरी करना ही छोड़ दो। एक बात समझ में नहीं आई, ये चोर हमारे घर ही क्यों आता है? मैंने मोहल्ले में पता किया है, किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं हुई। वो सब मुझे क्या पता, लेकिन अगर इसी तरह चोरियां होती रही ना तो एक दिन हमारे घर का सारा सामान गायब हो जाएगा। ठीक है, आज मैं ड्यूटी पर नहीं जाता, देखता हूँ कौन है ये जो रोज हमारे घर चोरी करता है। कमलेश पूरी रात अपने घर के बाहर बैठा रहता है, लेकिन कोई चोर चोरी करने आता ही नहीं। सुबह के बाद, अरे क्या हुआ, सुबह हो गई, आप अभी तक घर के बाहर ही बैठे हैं? आज मैं ड्यूटी पर नहीं गया तो कोई चोर आया ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे चोर को खबर लग गई। खबर नहीं लग गई, घर में रहोगी तो चोरी नहीं होगी, समझे? फिर वही बात, तुम समझती क्यों नहीं? मेरा काम ही ऐसा है, मुझे रात को घर से बाहर रहना ही पड़ेगा। अगली रात जैसे ही कमलेश ड्यूटी पर जाता है, उसके घर में फिर से चोरी हो जाती है और कुछ सामान गायब हो जाता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इस चोर को परेशानी किससे है? आखिर इसे पता कैसे चलता है कि मैं घर पर नहीं हूं? भगवान जाने, लेकिन अभी भी वक्त है। आप ये रात की चौकीदारी की नौकरी छोड़ दो, कोई और काम कर लो। अरे नहीं मिलती कोई और नौकरी, क्यों मेरी जान खा रही हो? कमलेश परेशान होकर अपने पड़ोसी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। भाई मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे घर पे होने की खबर तो सिर्फ तुम्हारी बीवी को ही होती है, और किसी को तो होती नहीं। फिर चोर को कैसे पता चल जाता है? तुम मेरी बीवी पर शक कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो। बताओ भाई, तुम भी बताओ क्या कहना चाहते हो। एक दिन अपने बीवी को कहो कि तुम ड्यूटी पर जा रहे हो और चुपचाप घर के बाहर छुप कर बैठ जाओ, फिर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे बात तो तुम्हारी सही है, लगता है यही करना पड़ेगा। और तुम्हारे साथ मैं भी रहूँगा, हम दोनों मिलकर इस बात का पता करके रहेंगे। अगले दिन कमलेश अपनी पत्नी से कहता है कि वो चौकीदारी की ड्यूटी करने के लिए जा रहा है, लेकिन वो अपने पड़ोसी के साथ वहीं घर के बाहर छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कमलेश देखता है कि उसकी पत्नी घर का कुछ सामान हाथ में उठाए कहीं बाहर जा रही थी। अरे ये तुम्हारी बीवी अपने घर का सामान लेकर आधी रात को कहाँ जा रही है? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है यार, चल इसका पीछा करते हैं। कमलेश और उसका पड़ोसी दोनों सुमन का पीछा करते हैं और देखते हैं कि घर के पीछे एक पुराने कमरे में सुमन ने वो सामान ले जाकर रख दिया
और खुद से बातें करने लगी। मेरे पति को बहुत शौक है ना रात की चौकीदारी की नौकरी करने का। जब घर का सामान धीरे धीरे गायब होने लगेगा ना तो अपने आप नौकरी छोड़ देंगे। सारा दिन सोते रहते हैं। एक दिन मैं उनकी ये नौकरी छुड़वा कर रहूंगी। कुछ देर बाद सुमन वहां से चली गई। अरे भाई, तुम्हारे घर का आधे से ज्यादा सामान तो इस कमरे के अंदर ही है। अरे ये तो वही सारा सामान है जिसके चोरी होने की बात मेरी बीवी ने की थी। अरे बबलू की साइकिल भी यहीं पर है। तुम्हारी बीवी तो कह रही थी कि तुम्हारी नौकरी छुड़वाने के लिए ये सारा खेल खेल रही है। तुम सही कह रहे थे भाई। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि आखिरी असली चोर है कौन। कमलेश और उसका पड़ोसी वहां से सारा सामान उठाकर चुपचाप घर के अंदर रख देते हैं। अगली सुबह जब सुमन सोकर उठती है तो सामान देखकर घबरा जाती है। अरे ये सारा सामान यहाँ पर कैसे आ गया? कमलेश, लगता है चोर को तुम पर दया आ गई और खुद ही यहाँ रख कर चला गया। देखो। हाँ ये भी बात है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? मुझे क्या पता। अब तुम खुद सब साफ साफ बताओगी या मैं ही बता दूं? तुम्हारी नौकरी छुड़वाने के लिए मैंने ये सब किया था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया? चौकीदार हूँ, चौकीदार पति सब पता कर सकता है कि चोर कौन है, समझी?